और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। रामपुर से खबर, जहां आज सपा विधायक आजम खान पर फैसला आएगा। आज स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल 2019 में अपशब्द कहने के मामले में आरोप लगे हैं कई तरीके के आजम खान के ऊपर, और उस पर आज एमपीएमएलए कोर्ट को फैसला सुनाना है। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, तत्कालीन डीएम को अपशब्द आजम की ओर से कहे गए थे। धमकी देने, दंगे भड़काने, धर्म के नाम पर वोट मांगने का भी आरोप आजम खान के ऊपर लगा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये 7 अप्रैल 2019 का है। आजम खान पर आरोप यह है कि उन्होंने सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में रामपुर के खाता नगरिया गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और अधिकारियों के लिए अपशब्द बोले थे, जिसको लेकर 9 अप्रैल 2019 में उन पर केस दर्ज हुआ था। कानूनी जानकारों के मुताबिक इस मामले में अगर सपा नेता आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा और जमानत के लिए 1 महीने का समय भी होगा, लेकिन अगर सजा 2 साल से ज्यादा की होती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये कानूनी दांवपेच है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या होगा फैसला आजम को लेकर। 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि आजम की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, वो कोर्ट रूम जाएंगे या नहीं जाएंगे इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है। चलिए पूरा अपडेट लेते हैं। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, लगातार हम इसको लेकर बात कर रहे थे, जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं के बारे में भी बताएं, और उन धाराओं में अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। यानी कि अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोर्ट की ओर से जो फैसला है किस पक्ष में आ सकता है धाराओं के हिसाब से। देखिए गुंजन, जो आजम खान की मुश्किलें शुरू हुई हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए हैं, जब उन पर इस तरह का ये मुकदमा दर्ज हुआ था कि उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लोगों से धर्म विशेष के नाम पर वोट मांगे। और ये मुकदमा जब दर्ज हुआ तो उसके बाद से जो आजम खान की नाराज़गी थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नाराज़गी थी, प्रशासन की नाराज़गी थी, वो शुरू हुई और उसके बाद लगातार आजम खान पर मुकदमे दर्ज होते रहे और आजम खान पर अभी लगभग 91 मुकदमे हैं। और इस मुकदमे की हम बात करें जिसमें आज फैसला आना है तो इसमें धारा 153A यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, नफरत फैलाना समाज में, उसके अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं या संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी, उन पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। तो इन 3 धाराएं हैं। तीनों धाराओं में जो मैक्सिमम सज़ा है वो 3 साल की बताई जा रही है, लेकिन अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आजम खान को कोई राहत देती है या सज़ा सुनाती है। और अभी जो हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है, आजम खान लगभग 10:30 बजे के बाद, हम क्योंकि उनके घर के बाहर खड़े हैं तो वो यहीं से निकलेंगे। और यहाँ मैं अपने कैमरामैन मनीष जी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं ज़रा, यहाँ जो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहीं पर आजम खान की गाड़ी लगेगी और यहाँ से वो अदालत को जाएंगे इस रोड से, और लगभग 11 बजे वो अदालत में पहुँच जाएंगे, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ज़रूरी है आजम खान के लिए कि क्या उन्हें कोई राहत मिलती है या फिर कोर्ट से सज़ा मिलती है। अगर आजम खान को कोर्ट से सज़ा हो जाती है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आजम खान पर बहुत ज़्यादा केस हैं और अब एक के बाद एक जो मुकदमे हैं उन पर फैसले आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई तेज़ी से चल रही है। और ये पहला मुकदमा है आचार संहिता का 2019 का। उसी के बाद से आजम खान के जो बुरे दिन थे वो शुरू हुए थे और लगभग 27 महीने वो सीतापुर की जेल में रहे, उनकी पत्नी रही, उनका बता रहे हैं लौटेंगे तब आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की अहम बैठक होनी है। बैठक में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। फरीदाबाद में गृह मंत्रालय की 2 दिवसीय बैठक होनी है। बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्री भी शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की बैठक में उत्तर प्रदेश के मॉडल को लेकर चर्चा की जाएगी। कल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो 2 दिन की ये अहम बैठकें रहने वाली हैं। फरीदाबाद में बैठक होंगी जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। खुद अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सभी राज्यों के गृह मंत्री को यहाँ बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है कानून व्यवस्था को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर, उस पर चर्चा की जाएगी। बाल अपराध में जिस तरीके से कमी आई है उसके बारे में चर्चा की जाएगी और आगे कैसे काम किया जाना है इसको लेकर भी चर्चा होगी। तो सभी राज्यों के जो गृह मंत्री हैं वो आएंगे। योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कल वर्चुअली संबोधन होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होनी है।
सारे गृह मंत्रियों की बैठक हरियाणा के सूरजकुंड के होटल राजहंस में होनी है और उसकी तैयारियां एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। आज 3 बजे से ये बैठक शुरू हो रही है जिसमें देश भर के तमाम सारे गृह मंत्री शिरकत करेंगे। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय विभाग है। ऐसे में दोनों मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। गृह मंत्रियों के साथ अगर बात करें तो राज्य के डीजीपी भी होंगे और राज्य के गृह सचिव भी होंगे जिनके साथ ये बैठक होगी। और अगर बात करें तो इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक सुरक्षा से लेकर के कानून व्यवस्था तक, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के तमाम तरह चर्चा की जाएगी, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा की जाएगी और कैसे आपस में तमाम सारे राज्य एक दूसरे के साथ सूचना साझा करें जिससे कि आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो सके, इसको लेकर के ये बैठक की जाएगी। आज 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी जो कि शाम 7 बजे तक चलेगी और उसके बाद कल सुबह एक बार फिर से 9:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल 10:30 बजे के करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सारे गृह मंत्रियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बीते 6 वर्षों में अपने शासन के दौरान कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा आज तमाम सारे राज्यों में हो रही है, तो जाहिर तौर से बात है कि उस जो कानून व्यवस्था की चर्चा उत्तर प्रदेश में है उसकी चर्चा आज यहाँ पे भी होगी। क्योंकि जिस तरीके से जो राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे अगर बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में हो, तो उनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी रखे जाएंगे, उनके उदाहरण भी यहाँ पे रखे जाएंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल डालने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पे होने की संभावना है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी तैयारियां हो चुकी है। आप तस्वीरें पूरी तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम तैयारी कर जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2:35 पर यहाँ पे पहुंचेंगे और फिर इस बैठक में 3 बजे से हिस्सा लेंगे और आज रात वो फरीदाबाद में ही होटल ताज विवांता में रुकेंगे और उसके बाद फिर कल सुबह से एक बार दोबारा से इस बैठक में शिरकत करेंगे। कैप्टन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, सूरजकुंड। तुम्हारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने पूरी जानकारी ली 2 दिन की बैठक को लेकर और अविनाश खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पूरा अपडेट अविनाश से लेंगे। अविनाश, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा बैठक कब शुरू होगी, क्या कुछ रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा जो हर जगह हो रही है वो इस बार इन 2 दिन की बैठक में सेंटर में रहने वाला है। जी बिल्कुल गुंजन, अगर बात करें तो जिस तरीके से बीते 5 वर्षों से ज़्यादा समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे ज़्यादा बेहतर काम किया या जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की उन्होंने वो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के। और इसकी चर्चा आज कई सारे राज्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, इसके अलावा उत्तराखंड कर रहा है, कर्नाटका कर रहा है। और कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने तो सार्वजनिक तौर पर भी कह दिया था कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बेहतर है। तो जब कई सारे राज्य इस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर तौर से बात है कि जब इंटरनल सिक्योरिटी की बैठक होने जा रही है गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय पूरे राज्यों का असेसमेंट करता है कि कौन से राज्य बेहतर कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं और किस तरीके से बेहतर कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए वो नियम बना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पे बेहतर कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कई सारे नियम बनाए गए और कई सारे नियमों का उदाहरण पेश भी किया गया। तो जाहिर तौर से बात है कि जब इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पे बैठक होगी तो जो गृह मंत्रालय के अधिकारी वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र जरूर करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां एक बड़ी आबादी है, बड़ा स्टेट है, कई सारे राज्यों के साथ सीमाएं लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, वहां किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया है। तो इसको लेकर के चर्चा की जाएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव अपनी ओर से भी इस बारे में बात रखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है नेपाल बॉर्डर से लगती है, इसके अलावा 8 राज्यों से सीमाएं लगती है उत्तर प्रदेश की, तो ये तमाम सारी चीजों की जानकारी आज यहाँ पे रखी जाएगी और कई सारे राज्य हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। 3 बजे बैठक शुरू होगी। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से मॉडल बनकर उभरा है और उसकी चर्चा इस बैठक में भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा की। आज सुबह सपा की सावधान यात्रा का समापन होगा। आज बिहार के पटना में सावधान यात्रा का समापन हो जाएगा। पटना के गांधी मैदान में ओम प्रकाश राजभर महारैली करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर राजभर निशाना साधेंगे। करीब 1 महीने तक यूपी और बिहार के जिलों से ये यात्रा होकर गुजरी है और आज इस यात्रा का समापन होने जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज बिहार के पटना में सावधान यात्रा का समापन होगा। पटना के गांधी मैदान में ओम प्रकाश राजभर एक महारैली करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधेंगे, क्योंकि अगर वोट बैंक का जिक्र करें, जिस वोट बैंक की राजनीति ओम प्रकाश राजभर करते हैं उसी कुर्मी वोट बैंक से नीतीश कुमार भी आते हैं।
तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार ये जो सावधान यात्रा है ये आगे बढ़ी और आज जब उसका समापन होगा तो नीतीश कुमार पर जमकर गरजेंगे ओम प्रकाश राजभर। करीब 1 महीने तक यूपी और बिहार के कई जिलों से होकर ये यात्रा गुजरी है। सिर्फ 3 दिन के लिए स्थगित की गई थी जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। लेकिन आज क्या कुछ रहेगा, क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर, मंच से इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। तो आज सुबह सपा का 20वां स्थापना दिवस है। पटना में सावधान यात्रा का समापन आज होगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान में राजभर की महारैली होगी जहां वो संबोधित करेंगे। करीब 1 महीने तक लगातार सावधान यात्रा चली है, आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले और बिहार के कई जिलों से होकर ये यात्रा निकली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर राजभर निशाना भी साधेंगे। सियासी भविष्य की तस्वीर साफ कर सकते हैं। किसके साथ जाएंगे, अकेले ही लड़ेंगे क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज की इस महारैली में जब आज समापन होगा यात्रा का, तो क्या कुछ कहेंगे ओम प्रकाश राजभर, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो पटना में राजभर पॉलिटिक्स क्या रहने वाली है, क्योंकि सुबह सपा का आज 20वां स्थापना दिवस है और आज ही सावधान यात्रा का समापन भी हो रहा है। और चलिए अब बात करेंगे लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर, जहां भाजपा ने प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। आज से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रचार की कमान को संभालेंगे। लखनऊ से लखीमपुर पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रचार थमने तक लखीमपुर खीरी में ही डेरा डालेंगे। लखीमपुर में ही रहकर सारी रणनीति भूपेंद्र चौधरी तैयार करेंगे। आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जो विधायक थे अरविंद गिरी, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, उनके बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भी 31 तारीख को यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे अमन गिरी के पक्ष में। लेकिन उससे पहले लखीमपुर पहुंचेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रचार थमने तक लखीमपुर खीरी में ही भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो विजय तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 2012 में जो पहली बार विधायक बने, और दूसरी तरफ है अमन गिरी जो कि अरविंद गिरी जो यहां से विधायक थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे को ही भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रचार में जुटेंगे। प्रचार थमने तक लखीमपुर खीरी में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो आज जनसभा को भूपेंद्र चौधरी संबोधित करेंगे। गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे और 31 नवंबर को खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो वहीं गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद सीएम योगी चुनावी रैली करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री वहां चुनावी जनसभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल ही लखीमपुर पहुंच जाएंगे। उनके अलावा कई मंत्री भी प्रचार करेंगे। सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को नतीजे आने हैं। तो कई मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री खुद जाएंगे। भूपेंद्र चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आज ही पहुंच जाएंगे, वहां जनसभा करेंगे। यानी कि जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले जो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश से, वो जुट गए हैं इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए। खाद्य प्रसंस्करण महासंघ ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। किसानों को सब्सिडी देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 2015 के शासनादेश की अनदेखी कर 2020 से डीबीटी बंद करने का आरोप है। किसानों की डीबीटी योजना में जमकर बंदरबांट का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ 45 जिलों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन में घपले का आरोप है। 30 जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में घोटाले का आरोप लग रहा है। किसानों को पहले 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मुताबिक मिलते थे। मथुरा की जिला जेल में भाई दूज का त्योहार भी मनाया जा रहा है। भाई दूज के लिए जेल प्रशासन की ओर से अहम तैयारी की गई है। जेल प्रशासन ने भाई दूज के लिए 800 कुर्सियां लगाई हैं। कुर्सियों पर बैठकर बहनें अपने भाई के तिलक कर सकेंगी, भाई दूज के त्योहार को मना सकेंगी। तो ये जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मथुरा से सामने आई हैं। भाई दूज के दिन यमुना घाटों पर श्रद्धालु पहुंचते हैं।
और भाई बहन ऐसी मान्यता है कि भाई बहन यमुना में स्नान करके अपने भाई को बहन तिलक लगाती है और उसके लिए पहले से तैयारियां की जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यमुना घाट से तस्वीरें सामने आई हैं। जेल के अंदर भी 800 कुर्सियां लगाई गई हैं जिनके भाई जेल में हैं, वो बहनें भी अपने भाई के तिलक कर सके, इसके लिए भी व्यवस्था वहां पर की गई है। मथुरा के जिला कारागार पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज भाई दूज के दिन बहनें यहाँ पर आई हैं और इनके भाई जो अंदर यहाँ पर मथुरा जिला जेल में बंद हैं। तो देखिए, हमारे संवाददाता दिखा रहे थे किस तरीके से जिला जेल में व्यवस्था की गई है भाई दूज के त्योहार को वो बहनें मना सके जिनके भाई जिला जेल में बंद हैं। 800 कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं और वहां बहनें अपने भाई के तिलक कर पाएंगी। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।